डॉक्टर साहब, कायम मकाम सदर सादिक संजरानी साहब की जानिब से नैब ऑर्डीनेंस पर दस्तखत कर दिए गए हैं। मैं मुस्तकबिल में इसके सियासी शख्सियात पर क्या असरात हो रहे हैं उस हवाले से जानना चाहूँगी, या इससे कोई अवामी रिलीफ या फिर हमारी सियासी लीडर्स को कोई रिलीफ मिलने जा रही है? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि नैब का जो ऑर्डिनेंस है उस पर तो साइन हो गए, लेकिन ये तरामीमी जो पहले तरामीम हुई थी पार्लियामेंट में वो शायद इससे मुख्तलिफ हैं जो अदालत में हैं। अभी मैंने कुछ लोगों से बात की तो ये ऑर्डिनेंस अलग है जिस पे साइन हो गए और ये कानून बन गया, लेकिन वो जो पार्लियामेंट के अंदर तरामीम पार्लियामेंट में हुई थी कि जिसमें यह था कि इतने पैसों तक जो है वो नैब का केस नहीं बनेगा, और वो जो है शायद वो उसका फैसला महफूज है, ये मुझे बताया गया अभी मुख्तलिफ जो माहिरीन कानून है। तो ये अलग है ऑर्डिनेंस, और वो जो तरामीम पार्लियामेंट में हुई थी वो अलग हैं, वो चैलेंज हैं। ये ज़ाहिर है कि एक लॉ बन गया। अच्छा, इसमें अब दो तीन बातें इसमें अहम हैं। मजमूई तौर पर सियासत को हम देखें, एक तो ये है कि अदालतें अब आज भी तेज़ हुई और आने वाले दिनों में ज़ाहिर है कि अदालतें हमें फ़ाल भी बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी, लेकिन उसके साथ साथ छुट्टियां भी हो रही हैं। बहुत सारे जज साहिबान जो हैं वो छुट्टियों पे भी जा रहे हैं बड़ी अदालत। तो उसमें अब देखना ये है कि ये जो अगले चंद हफ्ते हैं, अभी भी सियासी मंजरनामा या कोई सफ़बंदी नहीं है, और सफ़बंदी इसलिए नहीं है, इससे कतई नज़र के वो जो इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की जो कमेटी है उसका इजलास कल हो रहा है, एपेक्स कमेटी, और उसमें जो हुकूमत है उसकी पूरी कोशिश है कि जाने से पहले, यानी अपने दौर में इलेक्शंस का ऐलान होने से पहले पाकिस्तान में कुछ सरमायाकारी आ जाए, और इसके लिए ये वो सरमायाकारी है जिसके लिए नवाज शरीफ साहब फ़ाल हैं। अच्छा, अब नवाज शरीफ साहब फ़ाल हैं और वो अपनी ज़ाती हैसियत में, यानी उसमें आप समझें कि मतलब वो जिन शख्सियात से उनकी मुलाकात हो रही है, जिन लोगों से वे मिल रहे हैं, तो उसमें यहाँ से बाकी वज़रा उनके साथ आपको नज़र नहीं आएंगे। तो सऊदी अरेबिया गए, अब वहाँ से वो क्या कितनी इन्वेस्टमेंट्स या इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान लाते हैं इस अरसे में, जो कि ये अरसा रह गया है इस हुकूमत का, ये एक बड़ा इम्तहान है। और इसमें अभी जाहिर है कि वो नवाज शरीफ साहब ने एक लॉक चूँकि लगा दिया है, और लॉक वो इस तरह लगाया है, उसकी मैं वजह ही बताता हूँ। एक तो नवाज शरीफ साहब ने लॉक इस तरह से लगाया कि उन्होंने कहा कि मैं अभी जो है वो यानी सबसे अहम जो बात इस वक्त है, यानी अहम तरीन अगर आप कहें कि समझें कोई बात जो सामने आ रही है मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की तरफ से भी, वो ये है कि अगले वज़ीर आज़म जो हैं वो नवाज शरीफ होंगे। मतलब उनकी जो प्लानिंग है पूरी, वो तो नवाज शरीफ साहब होंगे अगले वज़ीर आज़म, ये बात। और बिल्कुल अब उनके खुल के तमाम शख्सियात ने, शहबाज शरीफ साहब ने भी, बाकी लोगों में, नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके ऊपर से चौथे बार वज़ीर आज़म बनने की जो पाबंदियाँ हैं वो ख़त्म की जाएंगी। अच्छा, फिर दूसरी तरफ से जो बात अब तक पब्लिक में हुई वो ये हुई, हम उसी बात को लेके चलते हैं जो सामने हुई। पब्लिक में दूसरी बात हुई है कि ज़रदारी साहब ये चाहते हैं कि बिलावल जो है वो वज़ीर आज़म बने। सवाल ये है कि फिर अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें नवाज शरीफ साहब बनते हैं वज़ीर आज़म, तो नवाज शरीफ साहब के मद्दे मुकाबिल क्या बिलावल होंगे? यानी अगर फ़र्ज़ करें इलेक्शन में आमने सामने होते हैं तो नवाज शरीफ साहब को मुकाबला किससे होगा? पीपल्स पार्टी, नंबर वन। नंबर टू, फिर इसका मतलब ये है कि अगले इलेक्शंस में मुस्लिम लीग नून के अगर ज़ाहिर है कि उनके कायद हैं नवाज शरीफ साहब में, तो फिर मरीम नवाज़ कहाँ हैं इस इक्वेशन में? ये मैंने बात आज काफ़ी जो सीनियर रहनुमा हैं उनसे पूछी कि इस पॉलिटिकल इक्वेशन में मरीम नवाज़ साहबा फिर कहाँ पे हैं अगर नवाज शरीफ, क्योंकि हमारे पहले से पहले ये जहन में था कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी सियासी जानशीन के तौर पे मरीम नवाज़ साहबा को आगे किया। मरीम नवाज़ साहबा जो हैं वो उनके ऊपर कोई ख़ास पाबंदियाँ वगैरह भी नहीं हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो रहा कि मरीम नवाज़ साहबा इलेक्शन लड़ें जब तक नवाज शरीफ साहब जो है उनकी अगर नाअहली रहती है या उनके मसाइल रहते हैं कानूनी, तो पता चला कि नहीं। अच्छा, ये बात थोड़ी सी मेरे लिए जो मैंने कहा, अच्छा, मैंने कहा ये तो फिर बड़ी एक
एक बड़ा फैसला किया नवाज शरीफ साहब ने कि उन्होंने कहा है कि मैं ही हूँ और मरीम साहिबा उनकी कैंपेन करेंगी। यानी ये एक मेरे ख्याल से बड़ी बात है कि मरीम नवाज साहिबा ने अपने आप को थोड़ा सा शायद इसमें अपने वालिद के लिए पीछे किया है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो अगर जरदारी साहब जो हैं वो बिलावल को देखना चाहते हैं तो फिर नवाज शरीफ साहब के मुद्दे मुकाबिल बिलावल तो नहीं होंगे। क्या फिर कोई ऐसा फार्मूला बनेगा कि जिसमें जरदारी साहब प्रेसिडेंट हों या मौलाना साहब प्रेसिडेंट हों? मतलब जरदारी साहब को क्या उसमें क्या है? जरदारी साहब ये तो नहीं चाहेंगे ना कि मतलब बिलावल जो है वो फिर दोबारा, फिर जरदारी साहब खुद भी तो, क्या जरदारी साहब का मुकाबला नवाज शरीफ साहब? तो ये एक थोड़ी सी अभी इसमें वो है। अच्छा, लॉक क्या लगाए नवाज शरीफ साहब ने, उसमें मैं बात करता हूँ ना। लॉक उन्होंने लगा दिए वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पे, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि मैं तो जो है वो मेरे अंदर जो खबरें हैं अभी तक, और ज़ाहिर इसकी कोई तरदीद भी नहीं हुई, जो मैंने पहले भी खबर दी थी कि ये नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी मैं मेरी पार्टी में जम हो जाएँ, जो मर्ज हो जाएँ जी। अच्छा, पार्टी में मर्ज हो जाएं तो इसका मतलब इस पे तो क्यों मानेंगे वो जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो उनके वो अब देखते हैं ना कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी किस तरह से उसका लॉन्च कैसे होता है, और क्या उसमें जो मैंने कल भी बात की थी कि क्या परवेज़ खटक साहब आते हैं या अलग से होते हैं, ये कैसे और कब उसका एक बाकायदा उसका एक उसकी एक लॉन्चिंग होती है। लेकिन लॉक उन्होंने लगा दिया, और वो लॉक लगा दिया पीपल्स पार्टी पे। क्योंकि ये तो बड़ी अजब सी बात है ना कि देखिए अभी नवाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया चले गए, तो सऊदी अरेबिया से यानी वो प्रोग्राम्स ऊपर नीचे हो रहे हैं ना मुल्क की सूरत हाल के साथ, तो सऊदी अरेबिया से ये भी हो सकता है वापस दुबई आए और दुबई में जाके पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ उनसे मिलें। ये भी हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब लंदन चले जाएँ और मरीम साहबा इधर आ जाएँ। लेकिन दोनों सूरतों में जो लॉक है वो लॉक लगाया कि उन्होंने कहा कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसके साथ वो हमारे अंदर मर्ज हो जाए। अच्छा, ये लॉक लग गया पीपल्स पार्टी को, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो मखदूम अहमद महमूद अगर वो अलायंस करते हैं इनके, या मुलाकातें शुरू हो जाती हैं यहाँ पे जहांगीर तरीन साहब जरदारी साहब से मिल रहे हैं, तो ये नवाज शरीफ साहब को गरा गुजरेगी बात। और ज़ाहिर जरदारी साहब ये नहीं चाहेंगे कि इस मरले पे वो नवाज शरीफ साहब से हटके जो सारा आगे सेटअप बनना है, तो इसलिए जो है ये थोड़ा सा जो एक सियासी फ्रंट है ना, यानी आज हम अदालतें और इस तरफ और मईशत और इस तरफ सबका ध्यान है, लेकिन जो पॉलिटिकल फ्रंट है ना उस तरफ खामोशी है। और खामोशी इसलिए है कि वो जो लॉक है वो नवाज शरीफ साहब की तरफ से है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने उसमें अगर खुद आना है तो फिर शहबाज शरीफ साहब, और अगर फ़र्ज़ करें कि उनकी कानूनी पेचीदगियाँ रहती हैं तो प्लान बी कैसे। अच्छा, और फिर दूसरी बात यह है कि ये देखें आज की मुझे कुछ लोगों ने कहा कि जी गारंटीज़ होती हैं और ये सारी बातें होती हैं, और हमने देखा है कि होती हैं, लेकिन वो नहीं भी होती भी हैं और नहीं भी होती। तो ये ख़ास तौर पे जो बाहर, और ये नवाज शरीफ साहब अच्छी तरह जानते हैं और पीपल्स पार्टी के लोग भी, सब लोग भी जानते हैं। देखें बाहर के ममालिक नहीं चाहते इस मरहले पे ना पाकिस्तान के अंदर कोई भी पॉलिटिकल, वो ज़ाहिर है काबिल तराम हैं तमाम शख्सियात, लेकिन गारंटी तो बहुत बड़ा मसला है। और उसकी वजह ये होती है कि देखें बेनज़ीर भुट्टो साहब को ध्यान में रखें ना कि उस वक्त जो हुआ था मामला, तो यानी बरादर इस्लामी मुल्क भी था उसमें बाकी भी थे, उनकी तरफ से कहा भी जा रहा था कि अब ना जाएं। बेनज़ीर साहबा जो हैं वो कह रही थी कि नहीं मैं जाऊंगी, मेरे तो कारकुन है। तो इशू ये है कि वो मतलब है कि बहुत सारे मामलात ऐसे हैं, वो तारीख़ हमारी जो है वो तो उस पर मतलब कुछ इल्म अनसर्टिनिटी है इस वक्त। तो बाहर के जो मुल्क हैं वो कोई इस वक्त पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा, ठीक है, इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा कि कैसे हो, क्या इलेक्शन हो, कब हो, क्या हो गया। हाँ, वो एक स्टेबिलिटी सारे मुल्क देख रहे हैं कि भाई स्टेबिलिटी आए पाकिस्तान के अंदर, और ये भी सब देख रहे हैं कि वो स्टेबिलिटी आए तो उसके साथ ही इन्वेस्टमेंट्स का दरवाज़ा खुले, और उसके बाद वो जो आपने फ्रंट बहुत सारे खो दिए हैं उन फ्रंट से आप निकलें, और ये जो IMF की दलदल इससे आप निकलें, इसका कोई प्लान बनाएं, माशी प्लान जो कि लंबा आप लॉक करें 15-20 साल का, क्योंकि आप रोज़ कर नहीं सकते। मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि कुछ चीज़ें जैसे आप की स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है ना, तो वो कहीं जाके 20-30 साल के बाद, 40-50 साल के बाद आप कहते हैं कि अच्छा यार दुनिया पहले 2 ताकतें थीं जब पाकिस्तान बना, तो लेकिन उसके बाद फिर एक ताकत रह गई सोवियत यूनियन टूटने के बाद, और फिर उसके बाद अब 2 या 3 या मल्टीपोलर दुनिया किस तरह से आ रही है सामने।
तो वो मतलब फिर उस लिहाज से पॉलिसीज़ रियासतों की बदलती हैं। इंडिया का भी ऐसे ही हो रहा है। अरब ममालिक को आप देख लें, बाकी देख लें, आज देखें ना तुर्की और तुर्की और मिस्र के दरमियान तकरीबन 10 साल के बाद ताल्लुकात, सफारती ताल्लुकात बहाल हो गए। उस वक्त ख़राब हो गए थे जब वहाँ पे अखवान की हुकूमत आई थी और तुर्की ने हमायत की थी उनकी, मोहम्मद मुर्सी, प्रेसिडेंट मोहम्मद मुर्सी मरहूम की। तो बहरहाल तो आज ताल्लुकात बहाल हो गए, सफारत खाने खुल गए, रियासतें आगे चल पड़ती हैं बहुत सारी चीज़ों को छोड़ के। तो अब ये जो है ये एक मेरा ख्याल है, जो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि स्ट्रेटजिकली तो हम ठीक जा रहे हैं। ये जो भी मसले हैं ये सारे अंदरूनी हमारे आपस के, और इनको हमने तय करना है, सब बंदी कैसे होनी है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें ना, अब आज जैसे गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत चली गई तो और एक अदम इस्तेकाम पैदा हुआ, लेकिन उसमें आज एक और बात हुई और वो ये, असद उमर साहब ने आज बल्ले के निशान के लिए अप्लाई कर दिया। अब बज़ाहिर असद उमर साहब की और चेयरमैन साहब की तो वो कुछ कभी कभी खटपट लगती है, लेकिन वो हैं भी, तो उन्होंने अप्लाई किया है कि बल्ले का निशान दिया जाए। तो ये अब फिर वही बात, अच्छा उनको रिलीफ भी मिल गई, कुछ रिलीफ मिली, कहीं से नहीं मिली, कहीं से हुआ, कुछ नहीं हुआ, को आगे पीछे दाएं। कोई साइंस नजर आ रहे हैं आपको? नहीं, ये कन्फ्यूजन हर तरफ है। ये जो कन्फ्यूजन है ना, ये हर तरफ है। देखें ना, ये जो है ये कन्फ्यूजन, इसमें देखें ANP ने आज अपने, मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था कि उन्होंने अपने सूबाई अपनी उम्मीदवारों का ऐलान करना शुरू कर दिया, ये हमारे ANP के ये उम्मीदवार होंगे। तो अभी तक जो है ना वो पार्टियों को लगता है कि यकीन नहीं आ रहा कि मतलब उन्होंने उनकी हुकूमत को हफ्ता तो नहीं, यानी महीना या 1.5 महीना 2 महीने रह गए हैं, तो उसके बाद जो है उनको भी तो दिल नहीं चाह रहा। मतलब है कि होता है ना कि कुछ ऐसा लगता है कि मतलब कि वाकई यार, वाकई मतलब वाकई मतलब नहीं मतलब वाकई देखो, फैसला तो नवाज शरीफ साहब ने करना है ना, तो उनकी हुकूमत है और उसमें वो यकीनन बहुत सारी बातें देख रहे हैं बैठ के। अच्छा, अब सवाल ये सारा, इस दौरान शहबाज शरीफ साहब भी जिन दिलों में घर करना था उन्होंने वो कर चुके हैं, ठीक है। तो अब अगर नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं तो फिर शहबाज शरीफ साहब यकीनन नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ता खाली करेंगे और कर रहे होंगे, मैं उम्मीद तो करता हूँ। अच्छा। करना चाहिए भाई उनके, क्योंकि नवाज शरीफ साहब खुद आ रहे हैं ना। देखिए अब तो इशू ही ख़त्म हो गया ना। देखिए नवाज शरीफ साहब के ऊपर फिर सारे इन फैमिली में ये एक बात है हमेशा, मतलब कोई बात हो आगे पीछे दाएं बाएं, लेकिन जब नवाज शरीफ साहब वीटो करते हैं ना, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब के सामने जो एक रवायात हैं उनके मुताबिक, तो सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब खुद उतर रहे हैं बतौर वज़ीर आज़म। यहाँ ये जो इक्वेशन है ना, ये इसमें ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन कानूनी मुश्किलात क्या नवाज शरीफ देखिए, वो कानूनी मुश्किलात आगे पीछे दाएं बाएं जैसे तैसे करके वो उनकी वकला की टीम ने बताया है ना उनको, और कुछ देख भी रहे हैं कि अदालतों का माहौल और ये सारे इशू। मेरा जो कहना ये है कि इसमें जो सबसे बड़ा जो एक यानी एक बात है ना, वो है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म। अच्छा, अब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म जैसे उनकी कानूनी मुश्किलात और ये सारे जो भी ऑर्डिनेंस वगैरह ये सारे, सवाल ये है कि उनके सामने कौन खड़ा होगा जी। मतलब नवाज शरीफ साहब के सामने कौन खड़ा होगा, देखिए एक सवाल है ना, क्योंकि जिस शख्स ने खड़ा होना था उसको तो वो तो पता नहीं बाहर होते हैं अंदर होते हैं, उनके लिए तो शर्तें लग रही हैं।